नमस्कार, इंडिया टॉप डॉक्टर्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैंसर की बीमारी पर। कैंसर, जिसका नाम सुनते ही दिल और दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। यह एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी प्रभावित कर सकती है। चाहे आप डॉक्टर हो या रोगी, बूढ़े हो या युवा, महिला हो या पुरुष, ये सभी लोगों को प्रभावित कर सकती है। लेकिन समय पर इसकी जानकारी और उपचार का पता लगाकर इसे नियंत्रित किया जा सकता है। आज इस पर अ, अ, आज इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर नीलेश चौरडिया। डॉक्टर नीलेश, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इंडिया टॉप डॉक्टर्स के मंच पर। सर, अपने धन्यवाद मैम। बारे में हमें कुछ बताइए। जी, बेसिकली मैं डॉक्टर नीलेश चौरडिया, मैं एक कैंसर सर्जन हूँ। और मेरा ट्रेनिंग टाटा हॉस्पिटल से हुआ है। और लगभग मैं इस प्रैक्टिस सर्जरी फील्ड में लगभग 10 साल से हूँ। मैं ठाणे रहता हूँ और मेरा मेन प्रैक्टिस एरिया ठाणे और मुंबई है। मुंबई में मैं सैफी हॉस्पिटल, ठाणे में जुपिटर हॉस्पिटल और कोपरखैरने में रिलायंस हॉस्पिटल, यहाँ पे मैं एज अ कंसल्टेंट कैंसर सर्जन प्रैक्टिस करता हूँ। और मेरे 2 सेटअप भी है, एक ठाणे में है जो मल्टी स्पेशलिटी सेटअप है, और एक घाटकोपर में है, ये स्पेशलिटी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल। ये स्पेसिफिकली कैंसर सर्जरी के लिए बनाया गया हुआ है। इसमें हम लोग 7 ऑन्को सर्जन मिलके प्रैक्टिस करते हैं। सर, आगे बताइए। डॉक्टर साहब, आपको यह एहसास कब हुआ कि आपको ऑन्कोलॉजी में ही आगे बढ़ना चाहिए? अच्छा, एक्चुअली मेरा जो ट्रेनिंग हुआ है, ये एमएस मेरा जो था, बिकॉज ऑफ ओपन मेरिट मेरा एंट्रेंस थ्रू एमएस में सिलेक्शन हुआ था। और यहाँ पे मेरे एक टीचर थे डॉक्टर बोरालकर, एक्सलेंट सर्जन। और इनका मेन खासियत कैंसर सर्जरी था। तो जब मैं सर्जरी में ऑब्जर्व कर रहा था, जब मैं सीख रहा था, तो उस टाइम में मैंने ये महसूस किया कि उनका जो टेक्निक है, उनका जो अप्रोच है, वो कम्प्लीटली अलग है, अलग सर्जन से। उनके सर्जरी में फाइननेस थी, क्लियरनेस थी, और मुझे वो बहुत भाई। और उनका जो रिजल्ट्स थे वो भी काफी अच्छे थे। और उस उन्होंने ही मुझे ये कैंसर सर्जरी के लिए आगे प्रोत्साहित किया। और जैसे ही मेरा एमएस खत्म हुआ, तो उसके बाद में उन्होंने बोला कि तू कैंसर में काम कर, क्योंकि तेरा हाथ ऑपरेटिव बहुत ही अच्छा है, बहुत क्लीन है, और तू इसमें बढ़ सकता है आगे। तो फिर इसके बाद में मैं टाटा हॉस्पिटल में ज्वाइन हुआ। वहाँ पे मैं कैंसर सर्जरी की पूरी ट्रेनिंग किया। और बाद में फिर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए मैं कोरिया में भी था, जहाँ पे मैंने आंतरिक के कैंसर के सर्जरी के बारे में कुछ मेरी ट्रेनिंग हुई है। सर, मेरा अगला प्रश्न है कि आप हमें अपने बारे में बताएं कि आपकी जो उपलब्धियां हैं, जो आपने अभी तक उपलब्धियां हासिल की है, उसमें आपके परिवार की क्या भूमिका रही? मैडम, परिवार का बैकअप ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सिंसियरली बोलता हूँ। और मेरे लिए तो मेरे परिवार में मेरे पिताजी और मेरी वाइफ, दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। मेरे पिताजी जो थे वो टीचर थे, प्रिंसिपल भी रह चुके हो। तो उनके बहुत सिंपल से ये थे कि प्रिंसिपल्स थे कि एक तो बात तो कि जो भी आप ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट से, जो आप ट्रांसपेरेंसी रखो, आपके पेशेंट को आपका 100% दो। तो यही बात उन्होंने मुझे बताई थी कि आप भले ही आप हर रोज आप वो सर्जरी करते हो, लेकिन आपके पेशेंट के लिए वो पहली सर्जरी और आखिरी सर्जरी है। तो उसमें आप अगर आपका 100% नहीं देंगे तो रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, और पेशेंट को उतना क्योर रेट कंप्लीट कंफर्टेबल नहीं मिलेगा। तो इसके लिए ही जो भी पॉसिबल है, बेस्ट पॉसिबल, हम कितने भी गर्दी में हो, लेकिन जब पेशेंट की सर्जरी का टाइम आता है तो हम उसको 100% अपना देते हैं, ताकि उसका बेस्ट रिजल्ट पेशेंट को मिल सके, उसका क्योर रेट काफी अच्छे से बढ़ सके। उनका दूसरा सुझाव मुझे ये भी था, सुझाव कि तुम जो भी करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी रखो, गलत ट्रीटमेंट कभी किसी के साथ मत करो। और इसके लिए हम लोग जो भी करते हैं कि हम एक हमारे गाइडलाइंस है जो पूरे वर्ल्ड में फॉलो होते हैं, जिसे हम एनसीसीएन गाइडलाइन बोलते हैं, उसके हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत से बार ऐसा होता है कि पेशेंट को ऑपरेशन कर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और कीमो रेडिएशन कुछ ट्रीटमेंट है पहले वो करके भी ऑपरेशन कर सकते हैं। और जब हमें मालूम है कि पेशेंट का अगर हम लोग पहले कुछ ट्रीटमेंट करके ऑपरेशन करें तो उसका क्योर रेट काफी अच्छे से बढ़ जाएगा। तो बहुत से बार क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं कि नहीं, आप पहले कीमो रेडिएशन कराओ, इसके बाद ऑपरेशन करो। लेकिन उसका कभी कभी दूसरे कोई सर्जन को ये भी बोलते हैं कि नहीं, आप ऑपरेशन करवा लो, तो कि उनको ऑपरेशन कर सकते हैं तो करवा लो आप। लेकिन हमारा जो प्रैक्टिस है ये इसे ऐसा ही है कि पेशेंट को लॉन्ग टर्म क्योर मिले। हम लोग शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं सोचते,
हम लोगों को पेशेंट को पूरा ठीक करना है, वो हिसाब से हम लोग उसका केयर करते हैं, उसका जो डिसीजन लेना है वो लेते हैं। और शायद इसी की वजह से ही मेरे रिजल्ट भी काफी अच्छे हैं। और सेकंड जो मेरी वाइफ है, इसका काफी रोल रहा है, क्योंकि परिवार का बैकबोन है ये सब बैकअप संभालती है, बच्चे संभालती है। वो शी आल्सो हरसेल्फ इज अ एंडोडोंटिस्ट, तो उसका प्रैक्टिस संभाल के बाकी सब करती है, तो मुझे घर का टेंशन नहीं रहता, तो आई कैन डिवोट माय कंप्लीट टाइम इन माय पेशेंट्स। और ये काफी हद तक मुझे सक्सेसफुल बनाने में हेल्पफुल रहा है। सर आगे हमें बताइए कि कैंसर में आपकी विशेषता क्या है? अच्छा, जब मैं टाटा से निकला तो मैं ऑलमोस्ट सभी कैंसर को ट्रीट करता था। हेड नेक कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, सभी कैंसर को मैं ट्रीटमेंट करता था। लेकिन धीरे धीरे मुझे ये एहसास हुआ कि अगर आपको किसी की चीज के बारे में बॉस बनना है, उसका अगर आपको नंबर टॉप में बनना है आपको, तो आपको कुछ ऑर्गन स्पेसिफिक सिलेक्शन करना होगा। और इसके लिए मैंने अभी धीरे धीरे हेडेक वगैरह कैंसर करना बंद कर दिया। अभी मैं कम्प्लीटली जो पेट के कैंसर है, आंतड़ी के कैंसर या गर्भपिशवी के कैंसर, लेडीज के कैंसर, और जो पेनक्रियास कैंसर, स्टमक कैंसर है, तथा इसोफेगस कैंसर, इनमें मैं मेनली ट्रीटमेंट करता हूँ। और मेरा मेन फोकस है लैप्रोस्कोपिक कैंसर सर्जरी। तो मैक्सिमम जो पॉसिबल सर्जरीज है, जो पॉसिबल है, वो लैप्रोस्कोपिकली करते हैं, ताकि पेशेंट को उसका बेनिफिट मिले और पेशेंट कंफर्टेबली, अच्छे से, हैप्पीली, विदाउट एनी पेन घर जाए। तो जी मैम। डॉक्टर तो साहब आगे हमें बताएं कि ये जो कैंसर है, इसके होने की, जो इसके पीछे की वजह है, वो क्या है? अच्छा, आपको ये जान के हैरानी होगी कि आज के 10 साल पहले देखेंगे आप और आज में देखेंगे तो बहुत फर्क है। बहुत कैंसर का इंसिडेंस बढ़ गया है। लोग बोलते हैं इंसिडेंस बढ़ गया है, कुछ लोग बोलते हैं डिटेक्शन बढ़ गया है। लेकिन सही में अगर देखते हैं सही मायने में, तो इंसिडेंस का डिफरेंटली बढ़ा है। ऑब्वियसली अर्ली स्टेज डिटेक्शन भी बढ़ा है, और इसकी वजह से क्योर रेट भी काफी इंप्रूव हुआ है। और हम अगर देखते हैं कि कारण क्या है, हम लोग खोजने की कोशिश करेंगे। तो पहले जो थे वो मेन कॉजेज जो थे वो टोबैको थे, टोबैको रिलेटेड डिसीज थे, अल्कोहल रिलेटेड डिसीज थे। लेकिन आजकल जो मोस्ट कॉमन कॉज हो गया है वो आपका डाइट, न्यूट्रिशन बन गया है। और डाइट में इतने सारे चेंजेस आ गए। हमारा जो कन्वेंशनल डाइट था, इंडियन डाइट, उसमें काफी सारे ग्रेन्स थे, वेजिटेबल्स थे, तो उसमें कैंसर के इंसिडेंसेस कम थे। प्लस हमारा फिजिकल एक्टिविटी उस टाइम ज्यादा था। लेकिन अभी जैसा आगे हम लोग वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, मॉडर्न हो रहे हैं, तो हमारा डाइट चेंज हो रहा है। हमारे डाइट में काफी सारे फास्ट फूड आने लग गए, काफी सारे प्रिजर्व डाइट आते हैं, प्रिजर्वेटिव फूड बोलते हैं हम इसको। और काफी सारे एरोसोलाइज जो ड्रिंक्स है वो काफी लोग यूज करते हैं। काफी सारे पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, केमिकल्स हमारे वेजिटेबल्स में। और ये सारे चीज हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते। इसका कुछ पोर्शन हमारे आत्म में जाता ही है, और जब ये आत्म में जाता है तो इसका इल इफेक्ट देता है, जिसका इफेक्ट है कैंसर। तो कैंसर बढ़ने की वजह से डाइट जो है ये काफी अहम भूमिका आजकल निभा रहा है। इसके अलावा समहाउ जब जेनेटिक कॉजेज भी बढ़ते जा रहे हैं, जेनेटिक कॉजेज जो हेरिडिटरी कैंसर रहते हैं, पहले कुछ कुछ ऐसे भी कैंसर है जो फैमिली में नहीं थे, लेकिन अभी नए से आए हुए, पहला मेंबर है, सेकंड मेंबर है, ये यंग पेशेंट रहते हैं, और इनके फैमिली में आगे ये कैरी होता है। तो म्यूटेशंस काफी सारे बन रहे हैं। मे बी इसमें केमिकल्स का हाथ है, अपना हैबिट का हाथ है, लेस एक्सरसाइज का हाथ है, मालूम नहीं। लेकिन डेफिनेटली इसकी वजह से कैंसर इंसिडेंस बढ़ रहा है। और आगे भी ऐसा अनुमान है कि और 10 साल आप देखते तो ये इंसिडेंस ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना बढ़ जाएगा। तो ये काफी चौंकाने वाला सच है, लेकिन सच है। डॉक्टर साहब, क्या कैंसर में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है वो संभव है, और इसे कहाँ प्रेफर्ड किया जाता है? जी जी। तो मेरा एक्चुअली फील्ड ही लैप्रोस्कोपिक कैंसर सर्जरी है। तो जनरली कुछ कैंसर है, इसमें डेफिनेटली लैप्रोस्कोपिक कैंसर सर्जरी का बहुत बड़ा रोल है। एग्जाम्पल दूंगा आपको, तो एक इसोफेगस कैंसर, जो फूड पाइप का कैंसर बोलते हैं हम, जो गले से लेके पेट तक जो फूड पाइप रहता है, उसका कैंसर। तो इसमें ओपन सर्जरी अगर करते हैं तो बहुत पेशेंट को तकलीफ रहती है, पेन रहता है। ये 8-10 दिन तो उठ ही नहीं पाते हैं।
और इनमें रिकवरी के भी सांस के जो कॉम्प्लिकेशन, चेस्ट कॉम्प्लिकेशन बहुत हाई इंसिडेंसेस थे। इसके लिए इसमें डिसीज की जो ठीक होने के चांसेस है वो भी कम होते थे। लेकिन हम लोग वही चीज अब लैप्रोस्कोपिकली करते, तो इसमें सेकंड डे हमारा पेशेंट चलने फिरने लगता है, उसका पेन कम रहता है, उसका आतड़ी का रिकवरी फास्ट हो जाता है। तो थर्ड डे फोर्थ डे हम उसको डाइट भी शुरू कर देते हैं, तो फास्टर रिकवरी है। इसके लिए फूड पाइप के कैंसर में डेफिनेटली लैप्रोस्कोपी का रोल है। इसमें चेस्ट कैंसर के, चेस्ट जो इन्फेक्शन है उसके कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। तो पहले जो मैं जब प्रैक्टिस चालू किया था, जब टाटा में भी हम लोग देखते थे, तो ऑलमोस्ट 20-30% पेशेंट की लाइफ रिस्क भी रहती थी। अभी वो रिस्क नहीं रही है। ऐसे के जो टेक्निक्स है, हमारे लैप्रोस्कोपी की टेक्निक्स है, इसके हिसाब से वो रिस्क काफी कम हो गई है। सेकंड जो है वो अतड़ी का कैंसर जो है, कोलोन कैंसर जो हम बोलते हैं इसको, तो इसमें भी काफी हद तक लैप्रोस्कोपी का एडवांटेजेस है। काफी इसमें सुधारना भी हुई है, और इसकी वजह से सक्सेस रेट जो है, क्योर रेट काफी अच्छा हो गया है। और आजकल जो बोलते हैं हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, अतड़ी के कैंसर है और जो फूड पाइप कैंसर है, इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड है। वैसे ही जो अगर स्त्रियों के कैंसर के बारे में हम बात करते हैं, तो यूट्रस कैंसर जो बोलते हैं, गर्भपिशु का कैंसर, इसमें लैप्रोस्कोपी गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसमें भी जो पेशेंट जनरली ओबेज रहते हैं, इनका वेट बहुत ज्यादा रहता है, तो इनको स्कार नहीं आता, स्पेसिमन नीचे से निकल जाता है, तो स्कारलेस सर्जरी बोल सकते हैं इसको। तो इसके हिसाब से सेकंड डे चलने फिर लगते हैं, थर्ड डे इनका डिस्चार्ज भी होता है। तो ये जो बीमारी है, इसमें लैप्रोस्कोपी का डेफिनेट एडवांटेज है। लेकिन इसके साथ ही कुछ सर्जरी है जिसमें ये कम्प्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। जैसे कि अंडाशय का कैंसर, अगर किसी को अंडाशय का कैंसर सस्पेक्टेड है, ओवरी कैंसर जो बोलते हैं, तो इसमें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी अगर आप करते हैं, तो आप इसको इंटैक्ट नहीं निकाल सकते सीस्ट को, तो इसको आपको फोड़ना पड़ता है। और जब ये फोड़ के निकालेंगे तो इसका स्टेज जो है वो अपग्रेड हो जाता है। जो स्टेज 1A है वो स्टेज 1C हो जाता है। इसमें फिर कंप्लीट क्योर में भी डिफरेंस आ जाता है, क्योर रेट भी उनका कम हो जाता है। जिसको हम 94-95% क्योर रेट देख रहे थे, वो सडनली फॉल होके 83-84% पे आता है। तो हम अननेसेसरीली 10% पेशेंट जो कंप्लीट क्योर होने वाले थे उनको अनक्यूरेबल स्टेज में भेज देते। तो इसके लिए अंडाशय का कैंसर अगर सस्पेक्टेड है, तो लेप्रोस्कोपी 110% अवॉइड करना चाहिए। सेकंड जो है सर्विक्स कैंसर, गर्भाशय का मुंह का जो कैंसर बोलते हैं, तो ये मुंह के कैंसर में भी अगर डायग्नोज है तो काफी इसमें जांच हुए, काफी टेस्ट हुए, और इसमें ये नतीजा सामने आया है कि अगर सर्विक्स कैंसर में हम लेप्रोस्कोपिकली सर्जरी करते हैं, तो इसमें रिकरेंस के चांसेस समहाउ बहुत हाई हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इनको बीमारी वापस आने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो इसके लिए सर्वाइकल कैंसर में भी हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं करते। हालांकि टेक्निकली पॉसिबल है, लेकिन अगर आप रिजल्ट्स कंपेयर करेंगे सब चीज का, वर्ल्ड वाइड रिजल्ट जो है, हम लोग फेज 3 डाटा बोलते हैं इसमें, तो लेवल 1 एविडेंस है कि आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ये 2 जगह करते हैं, सर्विक्स कैंसर और अंडाशय के कैंसर में, तो इसमें क्योर रेट कम होता है, इसके लिए हम वो प्रिफर नहीं करते। बाकी जो अतड़ी जहाँ पे क्योर रेट अफेक्ट नहीं होता है, आपका कैंसर का क्योर रेट अच्छा रहता है, उसके साथ आपके तकलीफ भी कम होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है, वैसे इसमें हम लोग लैप्रोस्कोपिक सर्जरी प्रीफर करते हैं। और इसोफेगस सर्जरी जो आपको बोला मैंने, इसमें तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ही करना चाहिए, क्योंकि वहां पे इतने एडवांटेज है उसका कि आप कंपेयर नहीं कर सकते ओपन सर्जरी से। सर, हमें अंडाशय के कैंसर के बारे में कुछ बताइए। जी जी। तो अंडाशय का कैंसर जो है ये फीमेल्स में पाया जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये यंगर फीमेल रहती है, इनका जनरली 30s 40s 50 ईयर्स एज में आता है। और इनका जो है मेन जो बोलेंगे आपको सिम्टम इसका क्या रहता है, इनिशियली सिर्फ गैस ट्रबल रहता है इनको, पेट थोड़ा फूला फूला लग रहा है, थोड़ा गैस बन रहा है, इतना ही तकलीफ रहता है। और आमतौर पे हम इतने बिजी है कि ये छोटी तकलीफ हम लोग नजरअंदाज करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली इसी वजह से इनका स्टेजिंग जो जब डायग्नोस होता है, तो मैक्सिमम पेशेंट्स का स्टेजिंग जो होता है वो स्टेज 3 में आता है, स्टेज 3 या स्टेज 4 में डायग्नोस होता है। हालांकि उसमें भी हम क्योर कर सकते हैं, लेकिन स्टेज 1 स्टेज 2 में जो क्योर रेट है उससे उसका कंपैरिजन नहीं है। और इसीलिए मैं ये बोलूंगा कि किसी को भी ये सिम्टम्स अगर परसिस्टेंट है, किसी को गैस ट्रबल परसिस्टेंट है, किसी को फुलनेस है परसिस्टेंट है, अगर ये 3 हफ्ते से ज्यादा उनको टिक रहा है, तो इन्होंने डेफिनेटली कम से कम अपना सोनोग्राफी तो भी पेट का करना चाहिए। इसमें हम लोग इसका निदान कर सकते हैं।
और स्टेज 1 में अगर मालूम पड़े तो हम लोग इसको कंप्लीट कवर भी कर सकते हैं। इसका लोकेशन जो है आंतड़ी के बीच में रहता है और पेशाब की थैली के बीच में है, तो इसलिए काफी पेशेंट को इसमें सिम्टम जो रहता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन रहता है कि बार बार पेशाब को जाना पड़ रहा है, या कॉन्स्टिपेशन रहता है कि पेट साफ नहीं हो रहा है। तो ये जो सिम्टम्स है ये बहुत ही आम सिम्टम्स है, नॉर्मल लोगों को भी, काफी लोगों को ये आते रहता है। तो सिम्टम परसिस्टेंट है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर्स को सलाह लेना, या तो मिनिमम सोनोग्राफी तो भी करना जरूरी है। और इसमें काफी अच्छा रोल है फॉर्चुनेटली ओवरी कैंसर में। यंगर पॉपुलेशन जो है ऑलमोस्ट 20 साल 30 साल से मैं देखता हूँ इनको भी ये कैंसर होता है। इनमें इनमें जनरल ट्यूमर से जर्म सेल ट्यूमर रहते हैं, और ये 100% क्यूरेबल रहते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 99 to 100% बोल सकते हैं आप। जो ओल्डर पॉपुलेशन उसमें सीरस कार्सिनोमा प्रकार है या म्यूसिनस है, इनमें क्योर रेट थोड़ा कम रहता है, लेकिन इसमें भी स्टेज 1 स्टेज 2 में 95 to 96% क्योर रेट है। तो हमारा यही कोशिश होना चाहिए कि ये स्टेज 1 स्टेज 2 में हम पकड़ पाए, ताकि इसको अच्छे से क्योर कर पाए और पेशेंट को पूरा अच्छा लाइफ दे पाए। जी सर। सर मेरा अगला प्रश्न है आपसे कि जो एब्डोमिनल कैंसर होता है उसके क्या लक्षण है, और अगर जिसे अंदर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जी जी जी। तो जैसा अंडा जो एब्डोमिनल कैंसर्स में एक बात हमने किया कि ओवरी कैंसर है, ये गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स में आता है, और इसके लिए ये जो आपको सिम्टम्स मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया। अगर यूट्रस कैंसर और सर्विस कैंसर के बारे में विचार करेंगे तो इनका मेन सिम्टम रहता है कि एबनॉर्मल ब्लीडिंग, अन्य से मतलब किसी को मासिक पाली बंद हो गई है उसके बाद वापस ब्लीडिंग शुरू हो गई है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है, इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सेकंड, किसी को अगर हेवी मेंसेस आते हैं, मेंसेस के बीच में भी ब्लीडिंग बार बार हो रहा है, तो इन लोगों को भी चेकअप करना जरूर होता है, क्योंकि इनको चांसेस है एंडोमेट्रियल कैंसर या सर्वाइकल कैंसर होने का। और ये अगर इमीडिएटली मालूम पड़ता है, जनरली फॉर्चुनेटली एंडोमेट्रियल का मतलब जो यूट्रस का कैंसर है, इसमें ये ब्लीडिंग के बाद में स्त्रियां अलर्ट रहती है कि पहले पहले ब्लीडिंग तो बंद हो गया, अभी वापस आया है, तो इमीडिएटली चेकअप हो जाता है। तो इसलिए अर्ली स्टेज में मालूम भी पड़ता है और इसमें क्योर रेट भी अच्छा रहता है। सर्वाइकल कैंसर्स में भी ये सिम्टम रहता है, इसमें कभी कभी व्हाइट डिस्चार्ज भी रहता है। सिर्फ व्हाइट डिस्चार्ज भी अगर परसिस्टेंट है मोर देन 3 वीक्स तो इनको भी चेक करना चाहिए। इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर आंतड़ी के कैंसर आप विचार करते हैं, तो आंतड़ी के कैंसर में जो मेन सिम्टम रहते हैं, इसके हम लोग जनरली राइट साइड और लेफ्ट साइड में डिवाइड करते हैं। राइट आंतड़ी जो कैंसर है ये जनरली ब्लीडिंग की हिसाब से प्रेजेंट होता है। इनमें ब्लड लॉस होने की वजह से इनको वीकनेस आना, फटीग आना, वेट लॉस होना, मोर देन 10% अगर आपका बॉडी वेट लॉस होता है विदाउट आप कोई एफर्ट लिए हुए। आजकल हम कोरोना में वेट कम करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो विदाउट एफर्ट भी अगर आपका वेट लॉस हो रहा है तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर को बताना चाहिए। अगर लैट्रिन में स्टूल में अगर ब्लैक स्टूल आ रहे हैं या रेड स्टूल आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली बताना चाहिए। और इसके अलावा अगर लेफ्ट साइड का कैंसर, कोलन कैंसर हम पकड़ते हैं, तो ये जनरली इसमें ब्लॉकेज के सिम्टम आते हैं। इनका आंतड़ी का जो डायमीटर है वो कम हो जाता है बिकॉज ऑफ कैंसर, और डायमीटर कम होने की वजह से इनका पेट साफ नहीं होता है, तो इनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, या इनको बार बार जाना पड़ता है लैट्रिन के लिए, लेकिन जाने के बाद भी लगता है कि कंप्लीट नहीं हुआ है, आधा ही हुआ है, वापिस इनको भी ब्लड ब्लड आता है स्टूल में। तो परसिस्टेंट अगर किसी को अल्टर्ड बॉवेल हैबिट है कि इनिशियली नॉर्मल मोशन, लेकिन अभी 2 और 3 हफ्ते से ज्यादा इनको लूज मोशन हो रहे हैं, या स्टूल का जो कलर है वो कलर ब्लैक और रेड आ रहा है बीच में, या फ्रीक्वेंसी हो रही है, इनको बार बार जाना पड़ रहा है, या तो फिर स्टूल का टेक्सचर जो है पहले नॉर्मल स्टूल आता था लेकिन अभी कुछ पतला स्टूल आ रहा है, तो ये संदेश आ रहा है। अगर सिम्टम है तो इनको डेफिनेटली डॉक्टर से चेकअप करना जरूरी है। इसके अलावा एब्डोमिनल कैंसर्स में एक्चुअली बहुत सारे कैंसर आते हैं, इसमें पेनक्रियास कैंसर भी आते हैं, जिसमें जनरली जॉन्डिस जो है वो काफी अर्ली सिम्टम रहता है, और एब्डोमिनल पेन ये सेकंड मोस्ट कॉमन सिम्टम रहता है। और किसी को डायबिटीज नहीं है, उनको रिसेंटली डायबिटीज शुरू होता है, तो ये भी एक सिम्टम पेनक्रियाटिक कैंसर का हो सकता है। और अगर चौथा है मोस्ट कॉमन कैंसर जो पेट में पकड़ेंगे आप, तो स्टमक कैंसर है। स्टमक कैंसर में जो मेन सिम्टम रहता है वो अपचन रहता है, खाना खाने के बाद फुलनेस इमीडिएट लगता है उनको, लैट्रिन में ब्लैकिश स्टूल आता है, और मेन इंपॉर्टेंट इनको वॉमिटिंग सेंसेशन रहता है खाने के बाद में भी, या कभी कभी इनको एक्चुअल वॉमिटिंग होता भी है कि जो भी खाएंगे कल का खाया हुआ आज वॉमिटिंग में निकल रहा है। इसका मतलब वो जो आगे का पासेज है वो ब्लॉक है,
तो ब्लॉक होने की वजह से पेट जो खाना है वही जमा रहता है, और जमा रहने के बाद में पेट आते बॉडी उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है। और कल का खाना वो खाया हो, अगर आज वॉमिटिंग में आ रहा है, येलो वॉमिटिंग आ रहा है, पेट फूला हुआ इनका रह रहा है, इनका आगे ऊपर के पेट में डिस्टेंशन भी होता है, थोड़ा खाने में भी अगर पेट फुल हो जा रहा है, थोड़ा सा खाया और अभी बहुत हो गया, बहुत खाना हो गया ऐसा लग रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स नजरअंदाज नहीं करने चाहिए। ये अर्ली सिम्टम्स है, और इनको अगर आप इमीडिएटली ट्रीटमेंट डायग्नोज करते हैं और इलाज करते हैं तो इसमें काफी अच्छा सक्सेस रेट है कैंसर ठीक होने का। तो कोई भी सिम्टम अगर 4-5 दिन के लिए है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको 2 हफ्ते 3 हफ्ते से कंटिन्यू सिम्टम है, जा नहीं रहा है, आप दवाई ले रहे हैं फिर भी इसमें असर नहीं हो रहा है, या टेम्परेरी थोड़ा कम हो रहा है लेकिन ये वापस बढ़ रहा है, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर को बताना जरूरी है। सर जैसा कि आपने अभी बताया पेट का कैंसर, तो ये जी। जो पेट का कैंसर है ये कैसे होता है और इसके क्या-क्या लक्षण है, थोड़ा सा बताइए? अच्छा, लक्षण तो हमने ऑलरेडी बात की है अभी। हथेली का कैंसर जो है, इसमें भी आपको जो बोलूं मैं कि इनिशियली जो अल्कोहल था, स्मोकिंग था, इसका काफी बड़ा रोल था, लेकिन आजकल जो बड़ा रोल आता है वो डाइट का आता है। जो स्मोक फूड बोलते हैं या प्रिजर्व फूड बोलते हैं, जैसे रेड मीट है, स्मोक मीट है, तो इसमें हथेली के कैंसर बनने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। इवन स्टमक कैंसर बनने के चांसेस हाई हो जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई पेस्टिसाइड वाला खाना जो है, एरोजाइल ड्रिंक है, इसमें भी आंतरिक के कैंसर बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। हालांकि आंतरिक के कैंसर में कुछ अच्छे फैक्टर्स भी है, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, इनका प्रोटेक्टिव इफेक्ट है। इसको आप जितना यूज करेंगे उतना ही आंतरिक के कैंसर बनने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। विटामिन डी डेफिशिएंसी एक फैक्टर है जिसकी वजह से आंतरिक के कैंसर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अल्कोहल है, टोबैको है, ओबेसिटी जो बोलते हैं, अगर बॉडी वेट जो है आपका, आइडियली जो वेट है वो आपको जो हाइट है, जो सेंटीमीटर में अगर नापेंगे उसका -100 करो, मतलब आपका हाइट अगर 170 है, -100 करो, 70 आपका आइडियल वेट है, +-5 इधर उधर। अगर हमारा वेट ज्यादा है, ओवर वेट अगर होता है, तो इसमें आंतरिक के कैंसर के चांसेस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायबिटीज ये एक रिस्क फैक्टर है डायबिटीज लोगों में, और जिसका एज भी एक एक्चुअली रिस्क फैक्टर बन गया है। जितना एज एडवांस होता है, आफ्टर 70s 80s, यात्री के कैंसर बनने के चांसेस नेचुरली हाई हो जाते हैं, क्योंकि ये डिपेंड है म्यूटेशन में। और जब हम यंग रहते हैं तो हमारे शरीर में, सबके शरीर में कभी ना कभी कैंसर सेल बनते हैं, लेकिन हमारा बॉडी जो है इसका डिफेंस मैकेनिज्म है ये इसको एलिमिनेट कर देता है, और इसकी वजह से कैंसर पनप नहीं पाता है। तो ये म्यूटेशन जो है, ये म्यूटेशन को अगर हमारा इम्यूनिटी कंट्रोल नहीं कर पाए, जैसा एज बढ़ता है वैसा हमारा इम्यूनिटी जो है, हीलिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, इसकी वजह से फिर ये म्यूटेशन डोमिनेंट होके कैंसर्स में परिवर्तित होते हैं। तो इसके लिए ही रेगुलर चेकअप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आफ्टर एज ऑफ 50 ईयर्स। जी सर। सर मेरा अगला प्रश्न है कि जो कीमोथेरेपी होती है, इसके दौरान जी किसी भी मरीज की जो प्रगति की निगरानी जो होती है, वो निगरानी जो करते हैं वो कैसे की जाती है? जी जी जी। सो एक्चुअली सही में बोलूंगा तो मैं ऑन्को सर्जन हूँ और मैं कीमोथेरेपी नहीं करता हूँ। मेरा काम मेनली सर्जरी है और मुझे कीमो में टाइम नहीं मिलता सच बोल तो। लेकिन हमारा टीम है जिसमें कुछ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, वो हेल्प करते हैं कीमोथेरेपी के लिए। हालांकि कीमोथेरेपी में अभी बहुत सुधार आया है, और जो पेशेंट मेरे से फॉलोअप आते हैं, तो पहले जो था पेशेंट को WBC कम होने की वजह से इन्फेक्शन होते थे, उसकी वजह से तकलीफ होती थी। लेकिन अभी उसमें इंजेक्शन उपलब्ध है जिसकी वजह से इन्फेक्शन के रेट कम हो जाते हैं, WBC इतना कम नहीं होता है। पहले पेशेंट को बहुत दिन तक वॉमिटिंग रहती थी, नौशिया रहता था, अभी वो आजकल 1-2 दिन में ही सेटल हो जाता है। पहले हर पेशेंट को, काफी पेशेंट को हेयर लॉस होता था, अभी मशीन उपलब्ध है कि वो लगा कि हम कीमोथेरेपी करते हैं तो हेयर लॉस नहीं होता है, हम लोग वो प्रिवेंट कर सकते हैं। तो काफी सारे एडवांस है, जैसे सर्जरी में वैसे कीमोथेरेपी भी आए हैं। मेन इंपॉर्टेंट अपने हाथ में है कि अपना डाइट जो है, न्यूट्रिशन जो है, एटलीस्ट हाइड्रेशन जो है वो मेंटेन रखना है। जितना आप लिक्विड ज्यादा लेंगे, जितना फ्रूट्स वेजिटेबल्स आप ज्यादा खाएंगे, तो उतना आपके कॉम्प्लिकेशन के चांसेस, कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मेरे टीम इसमें हैंडल करता है, और ये जो जब तक हम लोग ये सब यूज कर रहे हैं तो काफी पेशेंट भी कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि इनको हेयर लॉस नहीं है तो इनका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं आता है, और पेशेंट कंफर्टेबली टॉलरेट करते हैं कि।
सर मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक डॉक्टर के रूप में आपका एम क्या है? जैसा एम धीरे धीरे चेंज होता है। जब एमएस में था तो मुझे लगा था ऑन्को सर्जरी करना है। अभी ऑन्को सर्जन बन गया तो फर्स्ट एम हमारा था कि मैं जब कॉर्पोरेट सेटअप में जाता हूँ तो वहाँ पे काफी कॉस्ट लगता है इस ट्रीटमेंट को। और हमारा ये एम था कि हम लोग इसको कम से कम कैसे कर पाए, अफोर्डेबल केयर, लेकिन क्वालिटी ऑफ केयर भी इसमें बिल्कुल चेंजेस नहीं होना चाहिए। कि पेशेंट को जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड केयर है वो भी मिलना चाहिए और कम रेट में भी मिलना चाहिए। इसके लिए ही हमने ये घाटकोपर जो सेंटर है, ये हम लोग 7 ऑन्को सर्जन से ये मिलके शुरू किया। तो इसका हमारा एम यही था कि अफोर्डेबल कैंसर केयर हम कर पाए और इसमें बिल्कुल भी कोई भी कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो ट्रीटमेंट में। तो ये हम लोगों ने शुरू किया था ऑलमोस्ट 9-7 मंथ्स पहले। हम लोग इसमें ऑर्गन स्पेसिफिक बन गए कि हम लोग, जो मैं पहले सब करता था, अभी मैं ये ऑर्गन स्पेसिफिक जो है वही करता हूँ। तो हम लोग इसमें सक्सेसफुल भी हुआ है फॉर्चुनेटली। अभी हमने इसका एक्सपेंशन भी किया है हॉस्पिटल का, या अभी 8-10 दिन पहले इसका एक्सपेंशन हुआ है। और ये लोगों को भी काफी पसंद आया है कि कॉर्पोरेट सेटअप में जो ट्रीटमेंट मिल रहा है, जो भी सर्जरी, हाईएस्ट मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हम वहाँ पे कर पा रहे हैं क्योंकि उतना बैकअप हमको है। और हमारे सेंटर होने की वजह से हम इसको ट्रीटमेंट में चार्जेस भी ऑलमोस्ट जो कॉर्पोरेट सेटअप के उसके 50% चार्जेस में हम लोग आराम से कर पा रहे हैं। पेशेंट को बेनिफिट भी मिल रहा है। और मेरा ये सपना है आगे कि जैसे भी हो, ये भी है काफी पेशेंट को मेडिक्लेम में या कुछ सपोर्ट सिस्टम है हमारे पास, इसकी वजह से पॉसिबल रहता है। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे भी है जिनको इतना भी पॉसिबल नहीं रहता है। तो मेरा आगे एक एम डेफिनेटली है कि जब एडिक्वेटली फंडिंग मेरे पास आ जाए, पैसा आ जाए, तो एक सेटअप ऐसा बनाओ जिसमें हम लोग कंप्लीट कैंसर फ्री कैंसर ट्रीटमेंट कर पाए। इसमें सब सर्जरी भी है, कीमोथेरेपी भी है, हम लोग कंप्लीटली फ्री सेंटर बना पाए। ये आगे मेरा एम, इसके लिए हम लोग काम डेफिनेटली काम करते जी सर। सर जैसा कि अभी कोरोना जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, तो जो कोरोना है उसकी जो तीसरी लहर आने वाली है उसकी पॉसिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक हैं। हेल्थ केयर होने के नाते आप इसमें क्या एडवाइस देना चाहेंगे इसके लिए? देखो, कोरोना जो थर्ड लेयर जो आ रही है, अभी ओमिक्रॉन वायरस काफी डोमिनेंट है। एक कुछ अच्छी बातें है इसमें कि कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम है। इवन एडमिशन रेट भी बोलेंगे आप तो बहुत कम है। लेकिन फिर भी अगर हमें इतना बरतना है तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा पर्सनल हाइजीन। मास्क जो हम लोग पहनते हैं वो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर हम मास्क बराबर से ढंग से पहने, काफी लोग मास्क पहनते हैं लेकिन मुंह के नीचे रहता है, नाक खुला रहता है, मुंह सिर्फ कवर किया हुआ है, उसका कुछ फायदा नहीं। तो अगर आप यूज करना है तो प्रॉपरली ढंग से मास्क यूज कीजिए, तो आपका रेट ऑलरेडी कम हो जाता है। और अगर किसी को कोरोना हो भी जाए तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सब ट्रीटमेंट जो है उसका बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट। मेन तो एडवांटेज ये है कि वो ट्रीटमेंट लग भी नहीं रहा है पेशेंट्स को। बहुत कम पेशेंट इसमें सीरियस हो रहे हैं। तो जिसको भी होम क्वारंटाइन पॉसिबल है, निगरानी में रह सकते हैं, या डॉक्टर से कनेक्ट कंसर्न करके इनका अगर सब वाइटल स्टेबल है तो होम क्वारंटाइन रहिए। हाँ, अगर आपको कुछ सांस में तकलीफ हो रही है या कुछ आपको कोमोबिलिटीज है, जैसे किसी को डायबिटीज है, ओल्ड एज है, तो इनको डॉक्टर को जाके इनको फिर घर पे रह के चलेगा नहीं, इनको रेगुलर कंसल्टिंग भी करना जरूरी है। और किसी पेशेंट को अगर बुखार 2 दिन से 3 दिन से जा नहीं रहा है, तो भले ही वो कितना भी हेल्दी हो, उनको कंसल्टिंग करके डॉक्टर से ट्रीटमेंट सलाह लेना जरूरी है। और अपना हाइजीन मेंटेन रखो, हैंड वॉशिंग करो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और मास्क। ये दो ही हथियार हमारे पास है, हैंड वॉशिंग और मास्क। जितना अच्छे से यूज करेंगे उतना हम रिस्क कोरोना का कम से कम कर पाएंगे। हालांकि अभी वैक्सीन भी आ गया है और वैक्सीन ने भी काफी अच्छे रिजल्ट बताए। इनफैक्ट कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि वैक्सीन की वजह से ओमिक्रॉन का जो ये है रिस्क है वो कम हो गया है, उसका जो कॉम्प्लिकेशन रेट है वो कम हो गया है, क्योंकि हमारे पास एक्चुअली कुछ इम्यूनिटी जो है, और ये इम्यूनिटी हमें इससे पार कराएगी। तो इसके लिए वैक्सीन लेना एक इम्पोर्टेंट चीज है। इवन अभी गवर्नमेंट ने बूस्टर डोज भी निकालने वाली है, तो बूस्टर भी लेना इम्पोर्टेंट है। काफी पेशेंट मुझे पूछते हैं कि मुझे कैंसर है तो मैं कोरोना का वैक्सीन ले सकता हूँ क्या, ले सकता नहीं हूँ? तो सिर्फ जिसको कीमोथेरेपी चालू है उसको ही हम लोग कोविड वैक्सीन नहीं बोलते। अदरवाइज जिसको ऑलरेडी हो गया ट्रीटमेंट या ऑलरेडी पुराना कैंसर है,
तो ये लोग 100 या इसका कीमोथेरेपी खत्म होके अभी 1 महीने से ऊपर हो गया है, इनकी हेल्थ अच्छी है, तो ये डेफिनेटली कैंसर का जो बूस्टर है या जो नॉर्मल वैक्सीन है ये डेफिनेटली ले सकते हैं, इनको लेना ही चाहिए ना। तो सर जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं लोग वो क्यों नहीं ले सकते वैक्सीन डोज, इसके बारे में कुछ बताइए। कीमोथेरेपी कीमोथेरेपी जब शुरू होती है तो उस टाइम में हमारा इम्यूनिटी कम होता है, हमारे डब्ल्यूबीसी कम होते हैं, और डब्ल्यूबीसी हमारा फायर फाइटिंग सिस्टम है। तो जब डब्ल्यूबीसी कम हो गई तो कोई भी इन्फेक्शन का स्प्रेड जल्दी होता है। तो कोरोना तो है, कोरोना का भी जो नेचर उसके अगेंस्ट जो हमें एंटीबॉडीज तैयार करना है बॉडी में, वो इतना ढंग से हो नहीं पाता है जब कीमोथेरेपी शुरू हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ लो इम्यूनिटी, और इसीलिए ही रिस्क बढ़ जाता है। तो इवन वायरस का वैक्सीन भी रहा तो उसमें भी इम्यूनिटी कम होने की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन की चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। और सेकंड बात, इम्यूनिटी कम होने की वजह से दूसरे इन्फेक्शन भी, क्रॉस इन्फेक्शन रहते हैं, वो भी थोड़े चांसेस इनके हाई रहते हैं। तो फीवर आया तो किसकी वजह से आया, इन्फेक्शन की वजह से आया या वैक्सीन की वजह से आया, ये सब डिमार्केट करना ऐसे समय में डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसका इलाज करना भी फिर हमें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए ही प्रिफर करते हैं कि जब वैक्सीन चालू है, आपकी इम्यूनिटी कम है, उस टाइम में आप इवन जिसका डायलिसिस चालू है उनका भी इम्यूनिटी कम रहता है, किडनी पेशेंट्स, तो इनको भी बोला था कि वैक्सीन आप थोड़ा सा सेटल होने के बाद लीजिए। तो लो इम्यूनिटी में आइडियली वैक्सीन, तो अगर आपको बराबर से सब कुछ केयर पॉसिबल है, सब एक्सेसिबल है हेल्थ केयर, तो आपको लेना चाहिए। इतनी जानकारी देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए डॉक्टर नीलेश का बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मैं थैंक यू आपसे दिव्या। अगले दूसरे इंटरव्यू पर मिलूंगी किसी और मुद्दे के साथ। तो मैं जरूर जरूर साक्षी आपसे विदा लेती हूँ, और अगली बार आपके लिए फिर से हाजिर होंगे हमारे नए जरूर जरूर मेहमान के साथ। तो जुड़े रहिए डॉक्टर जरूर टॉप इंडिया से। जरूर जी, जरूर जी। थैंक यू दिव्या ठीक जी, है, थैंक यू साक्षी जी। धन्यवाद कोई भी सर। डाउट हो आप कभी भी पूछ सकते हैं, नो ओके प्रॉब्लम। सर, थैंक यू सो ओके, मच। थैंक यू गुड सर। डे।